Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the buyer behavior. स्पेलिंग करेक्शन कर लेना। बायर बिहेवियर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायर क्या होता है, सबसे पहले बायर और कंज्यूमर क्या होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है, ठीक है, कौन कंज्यूम करता है गुड्स, और बायर बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कराना चाहती हूँ जो कि आप लोगों के यहाँ से स्टार्ट होंगे। बायर बिहेवियर देखो, मैंने इसके लिए 6 पेपर एनालाइज किए जिसमें से 4 पेपर में 4 टॉपिक्स में इसके क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो आप लोग गलती मत करना ये चैप्टर स्किप करने की। वैसे तो मैं कोई भी चैप्टर स्किप करने के लिए बोलूँगी ही नहीं, लेकिन इस चैप्टर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्पेक्ट से लेना। ओके नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले बायर बिहेवियर क्या होता है। बायर बिहेवियर का मतलब होता है कंज्यूमर बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट बायर या तो कंज्यूमर डिस्प्ले इन सर्चिंग फॉर, कुछ हम ढूंढते हैं, खरीदते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि हाँ भाई वी आर सेटिस्फाइड और नॉट, एंड डिस्पोजिंग और फिर उसको ख़त्म कर देते हैं उस सर्विस को, एंड दैट दे एक्सपेक्ट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सर्च से शुरू किया, सर्च के बाद सेकंड स्टेप पे गए, दैट इज सर्च के बाद परचेजिंग, परचेजिंग के बाद यूजिंग, यूजिंग के बाद इवेल्युएटिंग, इवेल्युएटिंग के बाद आपका 5th पॉइंट डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो पूरी प्रोसेस से गुजरता है इसको हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर में ये सारे के सारे स्टेप्स होंगे ही होंगे, मतलब इस स्टेप में नहीं होंगे तो नेक्स्ट स्टेप में होंगे। पूरी की पूरी प्रोसेस हर एक कंज्यूमर परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ये हो गई आपकी डेफिनेशन की बात। नाउ Moven has defined it as the study of decision making unit। जब हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं, राइट, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग, वही है प्रोसेस, वही है एक्वायरिंग, कंज्यूमिंग, डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्वायरिंग में आपकी ये भी चीज़ आ जाएगी पूरी, सर्चिंग और परचेजिंग, कंज्यूमिंग में यूजिंग, इवेल्युएटिंग एंड देन डिस्पोजिंग में तो डिस्पोजिंग की प्रोसेस आएगी। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो चाहे आप ये डेफिनेशन लिखो, दोनों ही आपकी क्या है, इंटर रिलेटेड है। किसी भी चीज़ को लेना, समझना, कंज्यूम करना, खर्च करना और उस कंजम्पशन से ये रियलाइज करना कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है, मैं दोबारा उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहूँगी या नहीं। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है दैट इज़ रिलेटेड टू बायर बिहेवियर। सो अब हम लोग आगे कंक्लूड करते हैं, इसके अंदर आगे देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आगे इसके अंदर पता चला कि फ्रॉम दीज डेफिनेशन, इनसे हमें पता चला ये 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले एक्विजिशन फेज, जिसके अंदर कंज्यूमर क्या कर रहा है, मच ऑफ द रिसर्च इन द बायर बिहेवियर हैज फोकस्ड इन द एक्विजिशन फेज। व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग द एक्विजिशन फेज, मार्केटर शुड एनालाइज, मार्केटर क्या एनालाइज करता है, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट, वो सारे फैक्टर्स जो प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या तो प्रोडक्ट उससे उन फैक्टर से खरीदा जा रहा है, जैसे कि प्राइस, प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या तो प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है या प्रोडक्ट नहीं खरीदा जा सकता। तो what are the factors? Acquisition phase में we have to study what are the factors that influence the product and service choice of the buyer or consumer. Now consumption phase, अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले वो सारे फैक्टर्स की स्टडी कर ली जिसकी वजह से प्रोडक्ट को खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। मैंने सामान खरीद लिया, अब मैं उस सामान को कंज्यूम करूँगी। अब उस सामान को कंज्यूम करूंगी तो बायर यूजर कंज्यूम द प्रोडक्ट सर्विस हेयर, द मार्केटर शुड एनालाइज हाउ buyers usually use a product or service and the experience that the buyer obtained from such use. The investigation is important both for tangible product और intangible product, किस तरीके से आप उस गुड्स को
कंज्यूम कर रहे हो, ये आपका कंजम्पशन फेज में आएगा। नाउ डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन फेज के अंदर आपने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया, अब आप उसको ख़त्म कर रहे हो, पूरी तरीके से आपने उसको यूज़ कर लिया। प्रोडक्ट वंस दे हैव कंप्लीटेड टू यूज़, अब होगा क्या, एक्विजिशन फेज हो गई, कंजम्पशन फेज हो गई और डिस्पोजिशन फेज हो गई। नाउ देयरफॉर द मार्केटर इज अंडरस्टैंडिंग द बायर बिहेवियर, तो ये होता है बायर का बिहेवियर, ठीक है। शुड टेकन इनटू अकाउंट द एक्विजिशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजिशन फेज। if they to do so, they will be in a position to develop viable marketing strategies in terms of right product। अब अगर उन्हें ये सब चीजें समझ आ गई ना, तो वो राइट प्रोडक्ट को बिल्डअप कर लेंगे। बायर बिहेवियर इन्वॉल्व परचेज और सर्विस एंड आइडियाज एज वेल एज इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आप लोग एक ही काम करना, आप लोग बायर बिहेवियर डेफिनेशन में लिख लेना या इन 3 फेजेस को लिख लेना और इसके अंदर फैक्टर्स लिखना, इसमें एक्सपीरियंस क्या है कंज्यूमर का और इसके अंदर एंड कंप्लीट यूज। तो ये 3 चीज़ों से आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी और ये 3 चीज़ आपके बायर के बिहेवियर को भी जस्टिफाई करेंगी। नाउ अब आगे प्रोसीड करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर। अब एक बात बताओ, बायर बिहेवियर क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों स्टडी करनी चाहिए। हाउ बायर थिंक, फील, रीजन एंड सेलेक्ट बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। बायर की थिंकिंग क्या है, अगर आप बायर की थिंकिंग समझ लोगे ना, तो बायर आपके कमांड में आ जाएगा और आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर करके आप मार्केट में ग्रोथ ला सकते हो। तो थिंकिंग जानना, कंज्यूमर क्या थिंक है, कंज्यूमर किस तरीके से फील कर रहा है, क्या रीजन है उसका गुड्स को कंज्यूम करने का, ये सब आपको जानना पड़ेगा, ये जरूरी है। हाउ इज बायर इन्फ्लुएंस बाय हिज और हर इन्वायरमेंट, वो किस तरीके से इन्वायरमेंट को लेकर चलता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर बायर डिस्प्ले व्हाइल शॉपिंग और मेकिंग अदर डिसीजन, अदर मार्केटिंग डिसीजन। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जब वो शॉपिंग करने जाता है, तो कौन कौन सी डिसीजन है जो कि वो ध्यान रखता है, ये ज़रूरी है मार्केटिंग बायर डिसीजन के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि हाउ बायर मोटिवेशन, मोटिवेट कैसे हो रहा है बायर एक प्रोडक्ट को खरीदने में, बिना किसी रीज़न के भी कभी कभी आप शॉपिंग के लिए जाते हो, बिना किसी रीज़न के कोई प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, खरीद लेते हो। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या मोटिवेशन है, आपको उसकी पैकेजिंग ने इन्फ्लुएंस किया। कभी कभी आप चॉकलेट्स वगैरह की पैकेजिंग देखते हो, इतनी प्यारी होती है, इतनी अच्छे से उसको कवर किया जाता है ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए उसको खरीदने पे। तो ये सब क्या है, एक तरीके से स्ट्रेटजीज है ना, ये बायर के बिहेवियर को स्टडी करके तो बनाया गया है। हाउ मार्केट कैन इम्प्रूव देयर इमोशनल कैंपेन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू टारगेट द बायर मोर इफेक्टिवली। नाउ 4 मेन एप्लीकेशन, इनको नहीं भी लिखोगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, इन 4 चीज़ों को लिखना ज़रूरी। सबसे पहले है स्ट्रेटेजी, मेरे दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बननी चाहिए और वो डिसीजन बनना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि बाय अंडरस्टैंडिंग दैट बायर आर मोर रिसेप्टिव टू फूड एडवर्टाइजिंग, जब वो भूखे होते हैं तो उनको क्या होता है, वो एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मोर रिसेप्टिव टू फूड, तब वो फूड ज़्यादा खरीदेंगे। तो आप आफ्टरनून में उसकी एडवर्टाइजमेंट करो, देखो कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जब इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है तब आप उसके सामने लेके आओगे ना, वो आपकी क्या चीज़ को जल्दी से जल्दी क्या कर लेगा, खरीदना चाहेगा। सेकेंड इज पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी को भी ध्यान में देना है। 1980s when acute a near miracle cure for acne resulted in severe birth defect in pregnant women, Federal Drug Administration (FDA) of US took the step of requiring that very graphic pictures of deformed babies be shown on the medicine container। अब देखो इससे पता चला कि कुछ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, अगर वो ड्रग एक इंसान को दिया जाएगा जिसकी वजह से जो बेबी है उसकी ग्रोथ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मतलब इस तरीके की फोटोज वगैरह दिखाई जाएंगी ना तो बेबीज पे उसका इफेक्ट हो सकता है।
तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है जो कि पब्लिक पॉलिसी में आती है। थर्ड इज सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग से आप भी वेल अवेयर होंगे कि जैसे कि अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर विल हेल्प इन एक्सपोजिंग फॉर सोशल कॉजेज, जैसे कि प्लान्ड फैमिलीज, प्रोहिबिशन, किसी चीज़ को रोकना, गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देना। अगर आप क्या करते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके की कुछ भी चीज़ मेंशन करते हो तो बायर क्या होता है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है, कि हाँ ये तो हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो उस बेसिक पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ाया स्ट्रैटेजी, सेकेंड पॉइंट दैट इज स्ट्रैटेजी, सेकेंड पॉइंट दैट इज पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी के बाद हम लोगों ने सोशल मार्केटिंग डिस्कस किया। 4 पॉइंट है मेनली। फोर्थ पॉइंट इज बेटर बायर। आप क्या करोगे एज अ फाइनल बेनिफिट स्टडिंग बायर बिहेवियर पढ़ने के बाद कॉमन सेंस सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं मान लो आपकी रुको एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, एक कॉमन सेंस लगाओ कि मान लो मुझे 100 मिलीलीटर की 2 बोतल्स, जो मैंने इन्होंने एग्जांपल ले रखा, 100 मिलीलीटर की 2 बोतल खरीदी, ठीक है। अब 2 टुकड़ों में खरीदने की बजाय आपको पता है 200 मिलीलीटर की अगर आप 1 बोतल खरीदोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं ताकि ज़्यादा लोग खरीदे, ज़्यादा प्रोडक्ट को आप क्या करो, ज़्यादा लोग उसको परचेज करें। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। तो क्या बोल रखा है इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल दैट इफ़ यू बाय अ 200 मिलीलीटर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट यू शुड पे लेस पता है ना, मैंने कम 2 milliliter bottle. In practice, however, you often pay a size premium by buying the larger quantity. In other words, दूसरे words में बोलो तो, in this case, knowing this fact will sensitize you to need to check the unit cost label to determine. आपको हर एक की cost को determine करना पड़ेगा और उसको bargain करना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको 4 चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले बायर बिहेवियर की डेफिनेशन और उसके कुछ पॉइंट्स। उसके बाद मैंने बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है, 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है, मार्केट की स्ट्रैटेजी, पब्लिक की पॉलिसी, सोशल मार्केटिंग और बेटर बायर, ये चारों के चारों चीज़। अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, पर्सनल कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। पर्सनल कंज्यूमर कौन से हो गए, जो कि पर्सनल कंज्यूमर बाय गुड्स एंड सर्विस, खुद के इस्तेमाल के लिए, मैं लेके आई एक शैम्पू और मैंने उसको खुद इस्तेमाल कर लिया, दैट इज आई एम अ पर्सनल कंज्यूमर, क्योंकि मैं ही उसका एंड यूज कर रही हूँ। आपने देखा है ना, फाइनल प्रोडक्ट होते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब होता है अभी इसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग और कुछ ना कुछ क्वांटिटी रह रही है, अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जबकि फाइनल प्रोडक्ट क्या कहता है, भाई मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया, अब ये एंड यूजर तक पहुंचेगा। जो फाइनल यूज होता है वो एंड यूजर तक, फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एंड यूजर मतलब पर्सनल कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर होते हैं दैट कंज्यूम्स इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ एडिशन और करनी है, ठीक है, अपने गुड्स के अंदर। तो अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर कैन बी फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम कर सकता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए भी। जब प्रॉफिट में मोटिव होगा तो उसके लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर नॉन प्रॉफिट बिजनेस है तो उसके लिए या तो सरप्लस होगा या तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, इन ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल वी नोट दैट the product services are being bought in order to run the organization. For example, a travel agency purchasing a computer, एक travel agency कंप्यूटर को खरीद रही है, printer, so as to render service, जो सेल करनी है उनको सर्विस, वो सर्विस वो देगी, अभी फाइनल यूज नहीं कर रही है इसका। तो 2 कैटेगरी बना दी गुड्स की मैंने, ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर और एक पर्सनल कंज्यूमर। नाउ बायर और यूजर में डिफरेंस है। अब आप लोगों को वर्ड से समझ आ गया होगा बायर और यूजर में क्या फर्क है।
मैं सामान लेकर आई प्रोडक्ट ए और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, मीन्स मैं ही बायर मैं ही कंज्यूमर। लेकिन अगर मैंने एक मान लो एक सीनरी लेके आई और मैंने इस सीनरी को अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, तो आई एम द बायर बट आई एम नॉट द अल्टीमेट यूजर फॉर दिस सीनरी। ठीक है, मैं यूजर नहीं हूँ उसके लिए। तो अब इसको एक बार जस्ट फॉर अ रीजन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बायर आर नॉट ऑलवेज द यूजर और द ओनली यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट दे बाय, nor are they necessarily the person who make the product selection decision. Individual buy product for themselves and their family के लिए खरीदते हैं। जैसे कि एक जो मदर होती है वो टॉय खरीदती है अपने बच्चों के लिए, फूड खरीदती है डिनर के लिए, हैंड बैग खरीदते हैं खुद के लिए। तो अब देख लो, एक मदर है और वो तीन लोगों के लिए काम करे, तो आर शी इज शी fully user of the product? No, she is the buyer of certain product and she is the user of certain product. Marketer have to decide whom to direct the promotional efforts, buyer or user. For some product they must identify the person who is most likely to influence the decision से influence हो जाए। We will discuss various role, हम अभी डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए जस्ट फॉर द रिवीजन? बायर बिहेवियर को स्टडी कर लिया। बायर बिहेवियर इम्पॉर्टेंट क्यों है ये पढ़ा, 4 टॉपिक पढ़े उसके अंदर हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ा, जिसके अंदर एक पॉइंट है आप लोगों का पर्सनल कंज्यूमर और दूसरा पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर एंड द डिफरेंस बिटवीन द बायर एंड कंज्यूमर। नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बायर बिहेवियर, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि बायर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन फॉर मार्केटर इज हाउ डू कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू वेरियस मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ द कंपनी? द कंपनी हैज रियली अंडरस्टैंड हाउ कंज्यूमर विल रिस्पॉन्ड। जब तक कंपनी को ये अगर समझ नहीं आया ना कि भाई कंज्यूमर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे मेरे प्रोडक्ट को, तब तक कंपनी ग्रोथ क्या, कंपनी सर्वाइव भी नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि बायर के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ये एक मॉडल है, ठीक है, कौन सा मॉडल है? द स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कोई भी चीज आपको दी गई, आपने उस पर किस तरीके से रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट। इस मॉडल के हिसाब से द मार्केटिंग एंड अदर स्टिमुली एंटर द कंज्यूमर ब्लैक बॉक्स। पहले तो ब्लैक बॉक्स में मतलब अभी उसको कंज्यूमर को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। अब उससे कंज्यूमर ने कुछ रिस्पॉन्स किया। मार्केटिंग स्टिमुली कंसिस्ट ऑफ 4P। अच्छा, 4P के बारे में तो आपको पता है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देखो, जब आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मतलब आंसर्स फ्रेम करने ना आए ना, तो थोड़ा थोड़ा आप इनको भी एक्सप्लेनेशन देना। जहां आपको लगे लेंथ कम पड़ रही है, मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि लेंथ कितनी होनी चाहिए एक आंसर्स को लिखने की, किस तरीके से मैंने अपने आंसर्स फ्रेम किए थे एट दैट टाइम, तो वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पहले पूरी तरीके से फोकस आप कॉन्सेप्ट्स पे रखो। अगर आप एमकॉम में अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे हो ना, तो आप अगर फर्दर स्टडीज नेट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए जाते हो ना, तो आपके मास्टर्स के नोट्स वगैरह मास्टर्स बहुत हेल्प करेंगी। चलो, ये तो था ज्ञान एक तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग के 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अदर स्टिमुली मेजर इंक्लूड मेजर फोर्सेस एंड इवेंट, बायर का इन्वायरमेंट, जो हमने माइक्रो इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ा था ना, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऑल दिस इनपुट एंटर द बायर ब्लैक बॉक्स। बायर के ब्लैक बॉक्स में आएंगे, जो कि बायर सोच रहा है, वेयर दे टर्न, जहां से अभी उसने इतना कुछ सोचा नहीं है ब्लैक है वो, वेयर दे आर टर्न्ड इनटू अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल बायर। अब वो ऑब्जर्व करने लगा, अब वो चीज रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्सेज, प्रोडक्ट की चॉइस देखेगा, ब्रांड की चॉइस देखेगा, डीलर की चॉइस देखेगा। भाई अगर मान लो मुझे कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है कहीं से, तो सबसे पहले मैं देखूंगी ना मेरा प्रोडक्ट की चॉइस क्या है,
मैं ब्रांड कौन सा, नॉन ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रही हूँ या खरीदना चाहती हूँ, या ब्रांडेड है वो डीलर, मैं कौन सी डीलर से मंगवाना चाहती हूँ, मतलब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मैं सामान खरीदना चाहती हूँ, या तो फिर बीच में इंटरमीडियरीज आ रहे हैं, परचेजिंग टाइमिंग क्या है मेरा, परचेज अमाउंट क्या है मेरी। तो दीज आर सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर। अब ये आप लोग मेमोराइज भी रख सकते हो, इसको याद करने वाला कुछ नहीं है। कोई भी आप प्रोडक्ट को खरीदोगे, है ना, तो आपको क्या प्रोडक्ट खरीदना है, मान लो सपोज आपने टैब खरीदना है, टैब इज द प्रोडक्ट चॉइस। अब ये टैब मान लो किसी कंपनी का है, सपोज ब्रांड का है, ब्रांड सपोज ए है ब्रांड। अब मैंने ये सोच लिया, अब मुझे ये कहाँ से ऑर्डर करना है, मान लो मैंने अमेज़न से ऑर्डर करना है। अब मैं कब खरीदूंगी, ये मैं खरीदूंगी दिवाली के टाइम पे। क्यों? क्योंकि दिवाली में ना उसकी जो एमआरपी वगैरह जो भी उसकी परचेजिंग वो है ना, वो कम हो जाती है और बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। दैट इज द परचेजिंग टाइम। और मैं कितने तक का खरीदूंगी, मैं सपोज 10,000 तक का खरीदूंगी या 5,000 तक का खरीदूंगी। तो आप एक टैब से पूरा का पूरा ये याद रख सकते हो। अब चलो थोड़े से इसके चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, मार्केटिंग एंड अदर स्टिमुली। ये क्या है, स्टिमुली और रिस्पॉन्स मॉडल। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वैसे अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है। सबसे पहले मार्केटिंग के लिए 4P, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं तो इन्होंने प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया। अदर में इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल। अगर इनके बारे में डिटेल में आपको डिस्कशन चाहिए तो मैंने चैप्टर नंबर 2 कराया था, उसके अंदर डिस्कस करा था एक ही चीज़। बायर ब्लैक बॉक्स में क्या है, बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स और बायर किस तरीके से अपना डिसीजन ले रहा है। और बायर जो है वो प्रोडक्ट, बायर का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, बायर का रिस्पॉन्स रहेगा आपका प्रोडक्ट की चॉइस कैसी हो, ब्रांड की, डीलर की, परचेजिंग टाइमिंग, परचेजिंग अमाउंट। ये तो आप टैब से याद रखोगे। टैब खरीदना है, प्रोडक्ट चॉइस, ए ब्रांड का होना चाहिए, ब्रांड चॉइस। मुझे डायरेक्ट किससे खरीदना है, अमेज़न से, या मुझे खुद जाकर मार्केट में खरीदना है, दैट इज डीलर चॉइस। मुझे दिवाली के टाइम पे खरीदना है, दैट इज परचेज टाइमिंग। और मुझे इतने रुपए का खरीदना है, दैट इज परचेज अमाउंट। अब आ जाते हैं कुछ इसके पॉइंट्स जो कि डिटेल में लिखे हुए हैं। देखो इसको इरेज करो। द मार्केटर wants to understand how the stimuli are changed into responses inside the buyer black box. सबसे पहले दो चीजें, फर्स्ट द बायर कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से वो चीजों को परसीव कर रहा है, समझ रहा है। फिर उसके बाद एंड रिएक्ट टू द स्टिमुली, मैंने किसी भी चीज को देखकर मैंने कहा वाओ ये तो कितनी सुंदर है, तो पहले मैंने उसको समझा और उसको रिएक्ट किया। सेकेंड, द बायर डिसीजन प्रोसेस इटसेल्फ अफेक्ट द बायर बिहेवियर, और फिर वो सारे फैक्टर्स जो कि बायर के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। Psychological factors, consumer being influenced by number of psychological factor in the purchase of various product and services, जैसे कि that is some factors, कुछ factors बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं कंज्यूमर को, कुछ factors बहुत कम अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि there are 4 psychological factors which influence buyer behavior, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, परसेप्शन हो गया, लर्निंग हो गया, बिलीफ एंड एटीट्यूड हो गया। मोटिवेशन का मतलब जब कोई भी चीज, द थिंग दैट इन्फ्लुएंस यू टू डू समथिंग, कोई भी चीज को करने में जो आपको अंदर से आता है ना कि हाँ भाई ये चीज मुझे करनी है। अब ये प्रोडक्ट को खरीदने में भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट को आप देख के एकदम से इन्फ्लुएंस हो गए, तो दैट इज मोटिवेशन। परसेप्शन, आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, सीख रहे हो। बिलीव्स एंड एटीट्यूड, और आपका उसमें एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है। फिर उसके बाद देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स आता है, जो कि हमने 4 पॉइंट की बात की। सोशल फैक्टर्स के अंदर रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल, स्टेटस आता है। पर्सनल फैक्टर में मेरी एज क्या है, लाइफ साइकिल क्या है। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस क्या है, लाइफ साइकिल और पर्सनालिटी। और ये कल्चरल है,
जिसके अंदर आप कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग डिटेल में साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक में इतना डिटेल में और इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है ना कि रियली आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मोटिवेशन, अ कंज्यूमर में बी इंटरेस्टेड टू बाय अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मैं इंटरेस्टेड हो सकती हूँ कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने में। अब वन क्वेश्चन कम टू द माइंड, मेरे दिमाग में आएगा कि मुझे क्यों खरीदना है ये प्रोडक्ट, क्यों खरीदना है भाई, क्योंकि मुझे ये यूज़ करना है, मुझे इस्तेमाल करना है। अब ये यूजेशन मेरी नीड भी हो सकती है, मेरी डिज़ायर भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, नीड मतलब मेरी ज़रूरत। अगर मुझे ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, अगर मुझे स्कूल जाने के लिए बैग नहीं मिलेगा, तो दैट इज़ माई नीड, फूड इज़ माई नीड, ओके। और अगर मुझे एक कार चाहिए, एक बहुत ही अच्छी सी कार चाहिए, दैट इज़ माई डिज़ायर। दोनों को खरीदने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। आगे, अब इसका आंसर क्या है कि शी इज़ मोटिवेटेड टू बाय द प्रोडक्ट। देन व्हाट इज़ द मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है वो डिफाइन मोटिवेशन वी में डिफाइन, हम डेफिनेशन बताते हैं मोटिवेशन की, वो फोर्स विद इन इंडिविजुअल दैट इम्पल्स देम टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर दे। अब ये एक्शन जो ये फोर्स है ये टेंशन वाली भी हो सकती है, एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ अनफुलफिल्ड नीड, मेरी नीड पूरी नहीं हुई तो भी हो सकती है। ये अगर आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी। टू रिड्यूस दिस टेंशन थ्रू बिहेवियर दे एंटिसिपेट विल फुलफिल दिस नीड एंड दस रिलीव दैम ऑफ द स्ट्रेस दे फील। जिस तरीके से वो फील कर रहे थे उस स्ट्रेस से वो बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मोटिवेशन है। मोटिवेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैसे तो मोटिवेशन की थ्योरीज काफ़ी सारी, लेकिन आपके सिलेबस में दो डिटेल में डिस्कस की हुई है। एक तो मैस्लो हायरार्की थ्योरी जो कि आपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, और एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नाउ मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से समझ आ रहा है। देखो क्या होता है ना, इसकी कुछ हायरार्की है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल। कुछ लेवल्स हैं जिसके 5 लेवल्स हैं, 2, 3, 4, 5। मैस्लो सर ने ये बोला कि आप लोगों को इस नीड को फुलफिल कर लेंगे तो आप इस नीड पे जाओगे, इस नीड को फुलफिल कर लोगे तो आप इस नीड पे जाओगे, देन सेम ऐसे ही एंड देन सेम ऐसे ही, और आपकी सारी की सारी नीड्स फुलफिल हो जाएगी। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रीमाइसेस, सारे जो ह्यूमंस हैं एक्वायर अ सिमिलर सेट ऑफ नीड्स, सबकी एक ही जैसी नीड है, जबकि सबकी नीड्स डिफरेंट होती है। मेरे लिए नीड का मतलब अलग हो सकता है, आप लोगों के लिए नीड का मतलब अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रीमाइस लिए थे, मतलब एक टाइप से अजम्पशन। सम नीड्स आर मोर बेसिक और क्रिटिकल देन अदर्स, कुछ नीड्स ज़्यादा क्रिटिकल होती है दूसरी नीड से। आगे देखते हैं, द मोर बेसिक नीड्स must be satisfied to a minimum level before other needs are activated। तो इसीलिए उन्होंने हायरार्की बना दी, गुड गाइड टू जनरल बिहेवियर। अब हायरार्की को देखते हैं। सबसे पहले हायरार्की में, अब देखो यहाँ पे यही गायब है, आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा होगा, उसके अंदर देखो सबसे पहले कौन सी नीड आती है। सबसे पहले आती है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, सबसे पहले आती है साइकोलॉजिकल नीड, सोशोलॉजिकल नीड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सोशोलॉजिकल नीड्स, अब मेरी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, सोशोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल है देख लेना। सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स के बाद सोशल नीड्स, उससे ऊपर है आपकी स्टीम नीड्स, एंड देन स्टीम नीड्स के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब ये नीड्स क्या क्या कहती हैं, देखो साइकोलॉजिकल नीड्स कहती है कि मुझे बेसिक रोटी कपड़ा मकान, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ा बंगला लेने की,
बड़ी कार लेने से सबसे पहले मेरी इन नीड्स को फुलफिल करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी। मेरे पास ये चीज़ नहीं है, हाँ भाई मेरी तो डिज़ायर है कि मैं कार खरीद। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है जबकि आपके पास यही नहीं है। आप सर्वाइव ही तब करोगे जब आपके ये नीड्स पूरी होगी ना। अब सेफ्टी नीड्स के ऊपर चलते हैं। सेफ्टी नीड्स कौन सी होती है? प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। अब मेरे पास एक घर आ गया, अब मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ उसके अंदर, ठीक है, एक सेफ्टी चाहिए होती है ना। उसके बाद आती है आपकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में अफेक्शन, किसी से लगाव, फ्रेंडशिप, दोस्ती, रिलेशनशिप, ये सब इसके अंदर आ जाती है जो कि हमारी लोगों की नीड्स होती है। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि जब आपका पेट ही नहीं भरा तो क्या आप इस नीड पे आ सकते हो? नहीं। तब आपको क्या ये नीड होगी? नहीं। सबसे पहले तो खाना चाहिए ना। फिर उसके बाद स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर आएगा स्टेटस, सेल्फ रिस्पेक्ट, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जब आपको इन सब लेवल्स को आपने पार कर लिया है तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए भाई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जहाँ काम कर रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, यू आर, वाह वाह वाह, पूरा ही खत्म कर दिया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, चलो अच्छा है लास्ट ही बची है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या बोलती है? सेल्फ फुलफिलमेंट। भाई मेरा काम पूरा हुआ, मैंने क्या किया, सारी की सारी नीड्स को पूरी तरीके से अचीव कर लिया है। सेल्फ फुलफिलमेंट, सारी की सारी नीड्स को मैंने अपनी तरफ से ऑक्यूपाई कर लिया। तो इन सब चीज़ों की जो नीड्स होती है ना, ये हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है विद द टिपिकल हायरार्की। इसका कोई भी निमोनिक मैंने नहीं बनाया, लेकिन अगर मैं बनाऊंगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रीयड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें हम लोग एक आईडी पढ़ते हैं, एक सुपर ईगो पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं ईगो। आईडी पढ़ेंगे, आईडी का मतलब है एक बच्चा जिसको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एक चाइल्ड है, इसको कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए। इसने एक चीज़ को देखा और इसको ये चीज़ चाहिए चाहिए, इस मतलब इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं आता। फिर हमने पढ़ा ईगो। ईगो बिल्कुल लोअर, मतलब ईगो नहीं, सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब है कि बहुत ही मैच्योर पर्सन। देखा है आपने कि एक मैच्योर पर्सन हर जगह घर वालों को, हर चीज़ को लेकर चलने वाले, ये सुपर ईगो होते हैं। और ईगो होते हैं जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, वो होते हैं आपके ईगो। तो अब अगर आप इसको, मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ क्या क्या लिखा है। द आईडी वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड एज रिपोजिटरी ऑफ प्रिमिटिव एंड इम्पल्सिव ड्राइव्स, बेसिक सोशियोलॉजिकल needs such as thirst, hunger, sex, for which the individual seeks immediate gratification, चाहिए, without concern for specific means of gratification. The ID operate according to the pleasure principle. Behavior is guided by primary desire to maximize pleasure and avoid pain. Pain नहीं चाहते वो, सिर्फ pleasure चाहते हैं. It direct a person's physics energy toward pleasurable act without any consequences. इनको कोई consequences नहीं चाहिए, इनको अच्छा अच्छा चाहिए। सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो कहती है द काउंटर वेट टू द आईडी, ये कॉन्सेप्चुअलाइज्ड है एज द इंडिविजुअल इंटरनल एक्सप्रेशन ऑफ सोसाइटी मोरल एंड इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चले, बहुत ही मैच्योर बिहेवियर होता है इनका। Thus the super ego is a kind of break that restrain or inhibit the impulsive force of the ID. ID में जो भी impulsive इस तरीके की रिएक्शन थी कि भाई ये करना ही करना है, तो वो सुपर ईगो में नहीं होता। और ईगो थर्ड सब सिस्टम है जो कि इम्पल्सिव बिहेवियर और रिप्रेसिव पावर्स के बीच में एक लिंक बिठा कर रखता है। इन अ वे इट वर्क एज आर रेफरेंस बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो। ईगो कोशिश ये करता है कि वो बैलेंस बनाए रहे और कोई भी अपोजिंग फोर्स ना निकले इन दोनों से। द कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक कह रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए और एक कह रहा है कि क्या ज़रूरत है इसको खरीदने की, तो इन दोनों के बीच में जो
आपका बैलेंस बना के रखेगा, दैट इज ईगो। द कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज थ्री सिस्टम्स अकर एज द अनकॉन्शियस लेवल, सो द पर्सन इज नॉट नेसेसरीली अवेयर ऑफ द अंडरलाइंग रीजन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो अब इन्होंने तीन चीजें बताई, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो आप ये याद रखना कि ये आईडी जो होता है एक बच्चे की तरह बिहेव करता है, सुपर ईगो एक फादर की तरह बिहेव करते हैं, और ईगो इज द मदर दैट मेंटेन अ लिंक बिटवीन एंड अ बैलेंस बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो। दैट्स इट, ये इतनी ही कह रही थी आपकी ये चीज। अब ये इसके बारे में पूरा जिस्ट लिखा हुआ है, किस तरीके से डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। अब आप लोग इसकी स्टडी करना खुद, और जो आपको समझना है आप लोग मुझे मेंशन करना। ये तो अभी बहुत बड़ा है, इस टॉपिक को अगर मैं कंप्लीट कराऊंगी। अब मैं आप लोगों को परसेप्शन से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में समझाना शुरू करूंगी। तो आप लोग, अच्छा समझाने से पहले रुको, अभी कहीं जाना नहीं है, मैं कुछ आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह दिखाना चाहती हूँ कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। चलो सबसे पहले जून 2019 का पेपर देखते हैं। मैंने 6 पेपर एनालाइज किए, जिसमें से 4 पेपर में इस चैप्टर का क्वेश्चन था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैं ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं। साथ साथ पेपर के, जब चैप्टर के साथ साथ हम लोग ये पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया था, मार्केटिंग की प्रोसेस भी मैंने मैनेजमेंट की, मार्केटिंग रिसर्च के कैसे स्टेप्स होते हैं ये भी कर लिया। थर्ड स्टेप इज कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। और डिस्कस वेरियस सोशल फैक्टर्स। अब देखो ये सोशल फैक्टर्स है, और हमने अभी कौन से पढ़े, हमने पहले पॉइंट पढ़ा है दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी हम लोग इस पे आए नहीं, लेकिन हम लोग आएंगे इस पे। तो आप लोग ये नोट कर लो अपनी कॉपी में, जहाँ नोट बना रहे हो वहाँ पे इस चीज को नोट करो। चलो अब नेक्स्ट पेज खोलते हैं। इसके बाद मैंने पूरा देख लिया है, आपको धीरे से दिखा देती हूँ। इस पेपर को देख लो, इसको आराम से वीडियो मतलब स्टॉप करके आप पूरा का पूरा पेपर एनालाइज कर सकते हो। दूसरे पेपर की तरफ मैं आती हूँ। दूसरे पेपर में इसके अंदर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो मैक्रो, देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। आप सोच सकते हो क्या, यू want to buy a washing machine for use at your house। अब आप बाइंग बिहेवियर का डिसीजन प्रोसेस बताओ कि आप वॉशिंग मशीन को कैसे खरीदोगे, एक्विजिशन के बेसिस पे, कंजम्पशन के बेसिस पे, और लास्ट में था डिस्पोजिशन के बेसिस पे। और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे पूरा। 20 नंबर का है, तो आप कहाँ से शुरू हो जाओगे पता है आपको, बायर बिहेवियर से शुरू होगे, और पूरा चैप्टर जहाँ खत्म करूंगी ना मैं, वहां तक ईच एंड एवरी चीज आप एक्सप्लेन करोगे इन डिटेल। 20 मार्क्स का, ऐसे स्किप नहीं कर सकते ना। उसके बाद थर्ड पेपर पे आती हूँ मैं। ये कौन से साल का था देख लेना, ये 2017 का है ये पेपर। और इसके अंदर आई गेस कंज्यूमर मार्केट्स, नहीं मैंने नहीं इसमें 2017 में देखे, आप लोग देख लेना इसको, फिर भी गो थ्रू करना। देखो मुझे तो नहीं दिखे, पैकेजिंग वगैरह के दे रखे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेपर पे आती हूँ मैं। नेक्स्ट पेपर दिसंबर 2017 का है। देखो इसमें मैंने देखे होंगे, रुको, हाँ ये देखो आपको ये बताया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एनालाइज द पर्सनल फैक्टर्स। अब ये पर्सनल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंस दियर बाइंग बिहेवियर, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। पर्सनल बिहेवियर के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन देख रहे हो किस तरीके से आपको एक पॉइंट उठा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना इस पॉइंट के बारे में पढ़ लिया एंड दैट्स इट, आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से एनालाइज करना है। चलो नेक्स्ट पेपर पे आती हूँ मैं। देखो ये देखो, इसमें तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बायर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ, मैंने अभी आप लोगों को बताए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बायर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोग ये मुझे मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन पे, अगर आप लोग मेरी वीडियोस बहुत ही ध्यान से देख रहे हो। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हो आप लोग। चलो इसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक और पेपर दिखाती हूँ मैं। इसके अंदर मैंने देखो यहाँ पे इसमें भी नहीं मिला मुझे, ठीक है।
फिर भी मैंने ये पेपर आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं जो एनालाइज कर रही हूँ वो आप लोग समझ पाओ कि कितने पेपर में से कितने पेपर में आ रहा है, कोई सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग उसको अच्छे से एनालाइज कर पाओ। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे परसेप्शन के साथ। तो परसेप्शन जब पढ़ाऊंगी तब तक स्टे ट्यून। चैनल को शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल, लोगों तक पहुंचाओ, मास्टर्स के हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।